Hello students, in today's lecture number 6, we shall discuss average power consumed in series LCR circuit. Then after this discussion, we shall have discussion on resonance. Resonance in case of series LCR circuit. इससे पहले वाले लेक्चर 5 में बच्चों हमने बात की थी सीरीज LCR सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट की वैल्यू हमने निकाली थी। एसी वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया था सीरीज LCR सर्किट में वो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी था, और जो करंट की वैल्यू आ रही थी अल्टरनेटिंग करंट वो आया था I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर ए सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट के लिए वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो कितना था वी एम साइन ओमेगा टी, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। एंड करंट कितना आया हमारा, करंट आया था आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। कितना आया था साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच कितने का फेज डिफरेंस आ रहा है, 5 का फेज डिफरेंस है। कितने का फेज डिफरेंस है, 5 का फेज डिफरेंस है। अब यहाँ पर हमें निकालना है एवरेज पावर कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले तो हम पावर निकाल लें। जब हमारे पास वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, एसी करंट है, तो पावर आ जाएगा, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई। V की वैल्यू रखें वी एम साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू रखें आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये होता है। अब यहां से इसको और सॉल्व करें, वी एम आई एम को भी यहां लिख लेते हैं वी एम के साथ, और साइन ओमेगा टी इतना। अब देखिए इस साइन ओमेगा टी प्लस 5 को ओपन कर दीजिए। आप जानते होंगे साइन ए प्लस बी का रिलेशन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आप जानते होंगे। इधर मैं रफ में आपको बता देता हूं, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है इसका एक्सपेंशन। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन होता है, ये बात आप जानते हैं। तो इसी का यूज करके हम इस साइन ओमेगा टी प्लस 5 को ओपन कर सकते हैं। ओमेगा टी को हम ए मान लें और 5 को बी मान लें, तो क्या लिखा जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5, इस तरीके से लिखा जाएगा इसको, और ये ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ठीक है, ये P की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, अभी एवरेज पावर नहीं है, ये पावर है। तो P इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5, प्लस जब साइन ओमेगा टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन 5, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे, लेकिन एवरेज वैल्यू निकालने से पहले आप इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कीजिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5, आप यहाँ पर क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और 2 से ही डिवाइड कर दीजिए, और इंटू साइन 5। ऐसा क्यों किया है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बन जाएगा क्या, साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस 1/2 तो है ही, और ऊपर वाला बन गया साइन 2 ओमेगा टी। भाई ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ऊपर वाले इस टर्म को हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, और इंटू साइन 5। अब हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ एवरेज वैल्यू, एवरेज पावर कितनी होगी, एवरेज पावर, तो एवरेज निकाल लेंगे हम इसका। एवरेज निकालेंगे तो वी एम आई एम का एवरेज नहीं निकलेगा, वी एम आई एम का एवरेज नहीं निकलेगा। एवरेज किसका निकलेगा, जिसमें टाइम है, और टाइम किस में है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी में है, इसमें टाइम है, तो इसका एवरेज निकला। कॉस 5 का एवरेज भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और इधर 1/2 का नहीं निकलेगा। किसका एवरेज निकलेगा यहाँ पर, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज निकलेगा इंटू साइन 5।
इंटू साइन फाइव। इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई। अब और आगे बढ़े तो आप जानते हैं एवरेज पावर वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, क्या बताया हुआ है बेटा, यही रफ में देख लीजिए आप कि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होता है 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होता है 1/2। लेकिन यदि साइन 2 थीटा है उसका एवरेज क्या होगा 0, यदि कॉस 2 थीटा है तो उसका एवरेज भी क्या होगा 0। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है पहले से, ये बातें आप जानते हो। भाई साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ, साइन 2 थीटा का एवरेज 0, कॉस 2 थीटा का एवरेज 0। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो क्या आ जाएगा एवरेज, भाई थीटा की जगह यहाँ क्या है ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या आ जाएगा 1/2। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1/2, ठीक है बात, इंटू कॉस फाइव प्लस 1/2। अब ये जो साइन 2 ओमेगा टी है ये साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है, तो इसका एवरेज क्या आएगा 0 और इंटू साइन 5, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आगे देखें एवरेज पावर क्या आ जाएगा बेटा, वी एम आई एम 1/2 को पहले लिख लो, चलो ठीक है, वी एम आई एम 1/2 को पहले लिख लिया इंटू कॉस 5, और ये टर्म हो गई 0, ये टर्म क्या हो गई 0 हो गई। तो ये एवरेज पावर कंजम्पशन आया, जिसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको और रीअरेंज करें तो कैसे लिखा जा सकता है भाई, वी एम 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख देता हूँ, 2 को √2 इंटू √2 लिखा 2 को, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई वी एम अपॉन √2 इंटू आई एम अपॉन √2, 2 को क्या कर दिया √2 इंटू √2, ठीक है। और ऐसा क्यों किया है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम इसका वैल्यू जानते हैं, वी एम अपॉन √2 का वैल्यू जानते हैं या नहीं जानते हैं। वी एम अपॉन √2 क्या होता है, वी आर एम एस होता है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है, और आई एम अपॉन √2 क्या होता है, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट होता है, इंटू कॉस 5। तो ये एवरेज पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है, ये क्या आ गया एवरेज पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला आ गया एलसीआर सर्किट के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए इन अबव रिलेशन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कॉस 5 क्या होता है, कॉस 5 जो है ना बेटा ये पावर फैक्टर कहलाता है, क्या कहलाता है पावर फैक्टर कहलाता है। भाई फेज का कोसाइन क्या कहलाता है पावर फैक्टर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और cos फाई की वैल्यू भी हमने ऑलरेडी एक निकाल रखी है, रेजिस्टेंस R अपॉन इम्पीडेंस, ये वैल्यू निकाली हुई है, ये आप जानते हो। लेकिन यदि इससे निकालोगे आप cos फाई की वैल्यू, इससे निकालोगे cos फाई की वैल्यू, तो क्या आएगी cos फाई की वैल्यू, cos फाई बराबर आएगा पावर P, ठीक है, अपॉन VRMS इंटू IRMS, ये आएगा cos फाई का वैल्यू। और ये जो P है ना बेटा ये है ट्रू पावर, इसको क्या कहते हैं ट्रू पावर कहते हैं। और जो नीचे VRMS IRMS है इसको हम कहते हैं वर्चुअल पावर, वर्चुअल पावर, ठीक है, वर्चुअल पावर, क्या कहते हैं इसे वर्चुअल पावर। तो ट्रू पावर और वर्चुअल पावर कहो या अपेरेंट पावर भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ट्रू पावर डिवाइडेड बाय वर्चुअल पावर को अपेरेंट पावर भी कह सकते हैं, अपेरेंट पावर। तो इसका मतलब जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, पावर फैक्टर हमें क्या बताता है कि ट्रू पावर और अपेरेंट पावर का जो रेशो होगा, ट्रू पावर और अपेरेंट पावर का जो रेशो होगा उसे हम क्या कहते हैं पावर फैक्टर कहते हैं। ये फॉर्मूला बना यहां से। अब देखिए ये जो पावर है, पावर बेसिकली किसके बराबर आ गया, यदि इसी रिलेशन को मैं लिखूं, इसी रिलेशन को यदि मैं लिखूं, ये जो पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू cos फाई है, इसी रिलेशन से पावर को क्या लिखा जा सकता है, P तो हो गया पावर, एवरेज पावर लिखो या पावर लिखो, और VRMS इंटू IRMS क्या है, VRMS इंटू IRMS क्या है, अपेरेंट पावर है, अपेरेंट पावर है, ठीक है, अपेरेंट पावर, ठीक है, इंटू cos फाई क्या है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ठीक है। और ये कौन सी पावर है ट्रू पावर है। तो ट्रू पावर इज इक्वल टू ये हो गई आपकी ट्रू पावर, VRMS इंटू IRMS ये हो गया अपेरेंट पावर, और cos फाई हो गया पावर फैक्टर। तो ट्रू पावर का वैल्यू किसके बराबर आ गया बेटा, ट्रू पावर आ गया आपका अपेरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर के,
ट्रू पावर क्या आ गया, अपेरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर के बराबर आ गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला तो ये होता है R/Z, और एक रिलेशन आप इसको भी ध्यान रखिएगा, पावर फैक्टर का रिलेशन, ठीक है, और इसको भी याद रखिएगा। तो ट्रू पावर और अपेरेंट पावर जब दे रखी हो तो पावर फैक्टर आप निकाल सकते हैं। अब कई बार पूछता है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है। यदि हम किसी सर्किट का, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना बेटा, फैक्ट्रीज होती है, यदि हम उन फैक्ट्रीज में पावर फैक्टर इम्प्रूव कर दें तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना बेटा, वो रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, इम्प्रूविंग पावर फैक्टर, इम्प्रूविंग पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, कॉस फाई को 1 बनाना, कॉस फाई को क्या बनाना, 1 बनाना। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का मतलब होता है कॉस फाई यानी पावर फैक्टर की वैल्यू को 1 कर देना। और पावर फैक्टर कब 1 होगा, व्हेन फेज डिफरेंस, कब, व्हेन फेज डिफरेंस फाई इज 0। इट मीन्स टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। पहले तो एक मीनिंग ध्यान रखिएगा आप, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है, इसका मतलब क्या होता है, मेकिंग द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर 1। पावर फैक्टर की वैल्यू को 1 बनाना, इसे हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू को 1 बनाना, ठीक है। तो पावर फैक्टर 1 कब होगा, जब फाई 0 होगा। तो टू इम्प्रूव पावर फैक्टर ऑफ एनी सर्किट वी हैव टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करना पड़ेगा, दैट देयर इज जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फेजर्स, कि वोल्टेज और करंट फेजर्स के बीच 0 फेज डिफरेंस है, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, 0 फेज डिफरेंस करने का मतलब क्या है, इट मीन्स वी हैव टू मेक द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर रखनी पड़ेगी। क्यों, जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी होता है, ये करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। अब इंडक्टर की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें बदलना पड़ेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू को। तो सर्किट में जब आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर दोगे, जब कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करोगे आप सर्किट में, तो ये कंडीशन अपीयर हो जाती है। जैसे ही ये कंडीशन अपीयर हो जाती है तो फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, यानी पावर फैक्टर 1 हो जाता है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फेजर को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सएल को एक्ससी के बराबर रखना पड़ेगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट a series LCR circuit into what, purely resistive circuit। क्योंकि 0 फेज डिफरेंस तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में ही तो होता है, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में बदलना पड़ेगा। जब प्योरली, इस कंडीशन में जब कोई सीरीज एलसीआर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह व्यवहार करता है तो इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। दिस कंडीशन कौन सी कंडीशन, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, ये जो कंडीशन है इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। ये रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है बेटा, क्या कहलाती है, रेजोनेंस कंडीशन। इसका मतलब जब ऐसा हो जाएगा तो सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा।
फॉर दिस कंडीशन, ये भी लिख लीजिए आप, फॉर दिस कंडीशन करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम करंट हो जाएगा जब रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो यह मतलब यह है कि पावर फैक्टर यदि आप इंप्रूव करना चाहते हो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का, तो इसका मतलब आपको कोस फाई का वैल्यू 1 बनाना पड़ेगा, पावर फैक्टर को 1 करना पड़ेगा। और पावर फैक्टर को 1 करने के लिए फेज डिफरेंस 0 करना पड़ेगा। और फेज डिफरेंस को 0 करने के लिए आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर करनी पड़ेगी। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर करने के लिए आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज कर देंगे। जब ये कंडीशन XL इक्वल टू XC आ जाएगी तो जो सीरीज LCR सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। ये जो कंडीशन है इसे हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, फॉर दिस कंडीशन करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम। इसीलिए तो अब जो LCR सर्किट है इस समय रेजोनेंस के समय मैक्सिमम करंट एक्सेप्ट कर रहा है। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस सीरीज LCR सर्किट एक्सेप्ट मैक्सिमम करंट। देयरफॉर यहां लिख सकते हैं आप इस बात को एज एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होगा LCR सर्किट में? जब XL का वैल्यू XC के बराबर होगा। सो एज एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस ए सीरीज LCR सर्किट admits मैक्सिमम करंट को एडमिट करता है फ्लो होने के लिए, एडमिट मैक्सिमम करंट। देयरफॉर सीरीज LCR सर्किट is also known as असप्टर सर्किट। एडमिट करता है या असप्ट करता है एक ही बात है, इसलिए इसको असप्टर सर्किट के नाम से जानते हैं। किसको? सीरीज LCR सर्किट को। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सीरीज LCR सर्किट असप्टर सर्किट के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसका जवाब आप दे पाएंगे। ठीक है, अब चलिए, ये तो हमने बात कर ली। किसकी बात की बेटा? ये बात हमने जो की है ये एवरेज पावर कंजम्पशन हमने निकाला। एवरेज पावर कंजम्पशन का जो फॉर्मूला हमारा आया VRMS IRMS इंटू cos फाई आया। किसमें? सीरीज LCR सर्किट में। अब इसमें कुछ केसेज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब फाई का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, फाई का वैल्यू π/2 होगा तो क्या होगा। ये सारे केसेज भी इसमें हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेशल केसेज हम ले लेते हैं एवरेज पावर कंजम्पशन में। तो केस नंबर 1 हम लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्पेशल केसेज की, स्पेशल केसेज। ठीक है, स्पेशल केस में केस नंबर 1 की हम बात करें तो केस 1 हम बात करेंगे। केस 1 में इफ फाई इज इक्वल टू 0। फाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि XL का वैल्यू XC के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सर्किट कैसा हो जाएगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कौन हो जाएगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। कौन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा? सीरीज LCR सर्किट। जब फाई का वैल्यू 0 है तो XL बराबर XC होगा, यानी वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। और जब फाई 0 हो जाएगा तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। उस केस में पावर फैक्टर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो जो एवरेज पावर आएगी बेटा, वो एवरेज पावर क्या आएगी? VRMS इंटू IRMS आएगी, क्योंकि cos फाई तो क्या हो गया? 1 हो गया। तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होगा। क्या होगा? मैक्सिमम पावर कंजम्पशन। और जो पावर आ रही है देखिए किसके बराबर आ रही है? ये कौन सी पावर है? अपेरेंट पावर है। कौन सी पावर आ रही है? ये अपेरेंट पावर है, ये ट्रू पावर नहीं है। ये अपेरेंट पावर, इसका मतलब सर्किट में जो है वाटलेस करंट फ्लो हो जाएगा। एक करंट होता है बेटा वाटलेस करंट, जो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, और एक होता है वाटफुल करंट। करंट के ही दो कंपोनेंट होते हैं, एक वाटलेस करंट और एक वाटफुल करंट।
तो जब वाट फुल करंट फ्लो होगा तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होगा, लेकिन जब वाट लेस करंट फ्लो होगा तो उस केस में जो पावर फैक्टर है वो 1 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो जाएगा। पावर फैक्टर को 1 करने का मतलब जो पावर आएगी, जो भी पावर का कंजम्पशन होगा वो अपेरेंट पावर की फॉर्म में होगा। इसका मतलब रियल पावर आपकी कंज्यूम नहीं हो रही है। इसका मतलब सर्किट में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, वाट लेस करंट फ्लो हो रहा है, पावर लेस करंट फ्लो हो रहा है इस केस में, ठीक है। इसलिए पावर फैक्टर इंप्रूव करने से किसी भी सर्किट का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें पावर कंजम्पशन को कम किया जा सकता है, ठीक है। उस केस में पावर कंजम्पशन को कम किया जा सकता है। ये जो भी पावर आ रही है ना बेटा, ये मैक्सिमम जो भी कंजम्पशन आ रहा है ये अपेरेंट पावर है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह व्यवहार करना चाहिए आपका सीरीज एलसीआर सर्किट, यानी जो भी फैक्ट्री है, जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है उसमें यही काम किया जाता है बेटा, पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है। इम्प्रूव करने का मतलब पावर फैक्टर को 1 बनाया जाता है, ठीक है। 1 बनाने के लिए सीरीज एलसीआर सर्किट रेजिस्टिव सर्किट की तरह व्यवहार करना चाहिए, और उसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होना चाहिए, और ऐसा होने के लिए फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए वोल्टेज और करंट फेजर के बीच, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं या तो हम बात करें इंडक्टिव सर्किट में। इंडक्टिव सर्किट, ये तो रेजिस्टिव सर्किट की बात हो गई, और कैपेसिटिव सर्किट, दोनों ही केस में क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों ही केस में क्या होगा बेटा, जब इंडक्टिव सर्किट है कैपेसिटिव सर्किट है तो फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 होता है, हम जानते हैं। इंडक्टिव सर्किट के केस में करंट पीछे रहता है, वोल्टेज आगे रहता है, कितने से, π/2 से। और कैपेसिटिव सर्किट के केस में करंट आगे रहता है वोल्टेज से, कितने से, π/2 से। यानी इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों ही केसेज में वोल्टेज और करंट के बीच π/2 का फेज डिफरेंस होता है। जब π/2 का फेज डिफरेंस होगा बेटा, तो π/2 का फेज डिफरेंस होने पर जो एवरेज पावर कंजम्पशन आएगा वो कितना आ जाएगा, Vrms इंटू IRms, और ये cos फाई की जगह क्या आ जाएगा, cos फाई की जगह π/2 आ जाएगा। cos फाई की जगह क्या आ जाएगा, cos π/2, और cos π/2 का मतलब 0 होता है, cos 90। तो एवरेज पावर कंजम्पशन क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यानी इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट के केस में जो ये अपेरेंट पावर है ये 0 आ रहा है, ठीक है। ट्रू पावर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, कोई पावर डिसिपेट नहीं होगा, कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा, ठीक है। और यही करंट, जब कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है, एक ऐसा करंट जब कोई सर्किट में जब कोई करंट फ्लो होता है, वेन एवर ए करंट कंज्यूम्स नो पावर, वेन एवर, यहां लिख देता हूं मैं, वेन एवर ए करंट कंज्यूम्स नो पावर, जब कोई करंट कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है, वेन एवर ए करंट कंज्यूम्स नो पावर इट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, पावरलेस या वाटलेस करंट। ये कौन सा करंट कहलाता है, वाटलेस कहो या क्या कहो, पावरलेस करंट, जिसमें पावर कंजम्पशन 0 हो, वाटलेस करंट या पावरलेस करंट फ्लो होगा, ठीक है। और जब वाटलेस और पावरलेस करंट फ्लो होगा तो उस केस में जो बिजली का बिल है वो डेफिनेटली कम आने वाला है। तो ये 2 केस हो गए, ठीक है। ये कितने केस हो गए, 2 केस हो गए। अब रेजोनेंस के समय आपको मैंने बता ही दिया, रेजोनेंस के समय ये रेजोनेंस की कंडीशन आ गई, यही कंडीशन तो रेजोनेंस की कंडीशन है बेटा, ये XL इज इक्वल टू XC, यही तो रेजोनेंस की कंडीशन है। तो ये दोनों केसेज आपको पता होने चाहिए, ये रेजोनेंस कंडीशन आ गई, ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस कंडीशन जब होगी तो सर्किट में करंट मैक्सिमम जाएगा, सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, ठीक है। और उस केस में जो भी पावर कंजम्पशन होगा वो अपेरेंट पावर के फॉर्म में होगा, क्योंकि इस केस में पावर फैक्टर 1 होगा। और जब फाई का वैल्यू π/2 है इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट के केस में, तो cos फाई यानी पावर फैक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये पावर फैक्टर 0 होता है किस केस में, इंडक्टिव सर्किट यानी कैपेसिटिव सर्किट। यानी इसका मतलब यह है कि इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर बहुत खराब होता है, ये 0 होता है। इसको हमें 1 करना है। यदि आप 0 को 1 करने से ये पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा और उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई एक पावर फैक्टर की।
चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं। केसेस भी हमने डिस्कस कर लिए, अब हम बात कर लेते हैं बेटा ये रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट में जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी रेजोनेंस की, वो होता क्या है बेसिकली, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखा हूं, इनके जरिए हम इसको समझते हैं। देखिए पहले तो बात करते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रेजोनेंस का मतलब क्या है। रेजोनेंस का मतलब है एक्सएल का वैल्यू एक्ससी के बराबर करना। इसी को तो आप रेजोनेंस कह रहे हो, इसी को आप रेजोनेंस कर रहे हो। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है तो सर्किट में क्या हो जाता है, रेजोनेंस होता है, और उस वजह से सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाता है। यही कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इसको अलग से जानते हैं। रेजोनेंस ए फिनोमिना, ये क्या है, एक फिनोमिना है विच इज कॉमन अमॉन्ग सिस्टम्स दैट हैव टेंडेंसी टू ऑसिलेट एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। कुछ सर्किट्स होते हैं, सिस्टम का मतलब सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, उनमें टेंडेंसी होती है, उनका व्यवहार होता है। कैसा व्यवहार होता है कि वो ऑसिलेट करते हैं। क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर कुछ सर्किट्स जो है ऑसिलेट करने लग जाते हैं, यानी उनमें करंट मैक्सिमम हो जाता है। उनमें करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और सभी सर्किट्स का अपना अपना ऑसिलेटर, ऑसिलेशन करने का फ्रीक्वेंसी है। तो द फिनोमिना which is common among systems that have tendency to oscillate at a particular frequency। जिस फ्रीक्वेंसी पर कोई सिस्टम ऑसिलेट करता है उस फ्रीक्वेंसी को ही हम उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हर एक सिस्टम की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि अर्थक्विक आता है ना बेटा, अर्थक्विक, तो जो बिल्डिंग होती है ना उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ही बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी जो अर्थक्वेक के कारण वेव प्रोड्यूस हो रही है, ग्राउंड वेव, यदि उनसे मैच कर गई, यदि किसी बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी जो ग्राउंड वेव्स हैं, जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं, ठीक है, उनसे यदि मैच कर जाती है तो वो बिल्डिंग डेफिनेटली गिर जाएगी, क्योंकि उस केस में रेजोनेंस हो जाएगा। और रेजोनेंस होने से जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है बिल्डिंग का, वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बिल्डिंग्स का अपना अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उन सभी का अपना अपना क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी एट विच ए सिस्टम ऑसिलेट्स। ठीक है, ऑल द सिस्टम्स, जितने भी सिस्टम है उनका व्यवहार होता है ऑसिलेट करने का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। जिस फ्रीक्वेंसी पर वो सिस्टम ऑसिलेट करता है उसे उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इफ सच सिस्टम इज ड्राइवन बाय एनर्जी सोर्स, यदि उस सिस्टम को हम किसी एनर्जी सोर्स से जोड़ दें, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी लार्ज। जैसे मैं इसको आपको समझाता हूं। जैसे कि एक सर्किट ले लेता हूं, ये सर्किट में ले लेता हूं, मान लीजिए इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर है, और ये मान लीजिए कैपेसिटर है, ये मान लीजिए कैपेसिटर है, और एक रजिस्टर भी जोड़ दो। यही सीरीज एलसीआर सर्किट ले लेता हूं, ठीक है, और इसको मैंने इससे जोड़ दिया। ये एसी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स है। तो बेटा ये जो सर्किट है इसकी अपनी कोई एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। मान लीजिए वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। क्या है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस सर्किट में जो है मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाए, तो उसके लिए मुझे जो इस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर करना पड़ेगा। जैसे ही एक्सएल का वैल्यू एक्ससी के बराबर हो जाएगा, जैसे ही एक्सएल बराबर एक्ससी होगा तो इस सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, आई मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, आई मैक्सिमम होने का मतलब एक्सएल का वैल्यू एक्ससी के बराबर है। इसका मतलब इस सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इस सोर्स ऑफ एनर्जी, यही तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कौन है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो बैटरी होती है या जो सोर्स होता है अल्टरनेटिंग सोर्स या डायरेक्ट करंट सोर्स, वो सब क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस सोर्स ऑफ एनर्जी का भी अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, इसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा। तो जैसे ही सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, ठीक है, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ओमेगा है, तो जैसे ही इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, वैसे ही सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो जैसे ही हर एक सिस्टम का, हर एक सर्किट का अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है,
और जैसे ही ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी सोर्स, जिस सोर्स से वो सर्किट जुड़ा हुआ है, ये सोर्स है, इस सोर्स से ये सर्किट जुड़ा हुआ है, जैसे ही इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है बेटा, ठीक है। अब यहाँ जिस जगह ये बिल्डिंग है उस जगह क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया। तो बिल्डिंग का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ये ओमेगा इस बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया। अब जब अर्थक्वेक आ गया तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जो ग्राउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो ग्राउंड वेव्स होती हैं, और जो अर्थक्वेक की वेव्स, अर्थक्वेक के कारण जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उनकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ सोर्स कौन हुआ, अर्थक्वेक हुआ, सोर्स कौन हुआ, अर्थक्वेक हुआ। यदि अर्थक्वेक के कारण जो भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, वो जो भी उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे ही इस अर्थक्वेक के कारण जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, ग्राउंड वेव्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है जैसे ही इस बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, वैसे ही ये बिल्डिंग का जो एम्पलीट्यूड है, जो ऑसिलेशन करने का एम्पलीट्यूड है, ऐसे हिलने का जो एम्पलीट्यूड है, वो मैक्सिमम हो जाएगा। और जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो बिल्डिंग गिर सकती है। उस केस में मैक्सिमम जब रेजोनेंस हो जाएगा, इसका मतलब तो बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी जैसे ही इससे मैच करेगी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से, तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे ही और एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल है, ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, एक बच्चा झूले पर झूलता है, ठीक है, ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग। तो देखिए स्विंग हैज ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी, झूले की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। फॉर स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, आगे की तरफ स्विंग करने के लिए या पीछे की तरफ, आगे और पीछे स्विंग होता है ना, झूला जो होता है बेटा, झूला जो होता है आप सब जानते हैं। ये मान लीजिए झूला है, ठीक है, और ये झूला है, ये झूला है, ठीक है, ये झूला है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये जब ये झूला इस तरफ होगा, इस तरफ होगा बेटा ये झूला, ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ पर है और कुछ फिर इधर चला जाता है, ऐसे ही तो स्विंग करता है ये ऐसे ही तो स्विंग करता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, यानी ये इस तरीके से स्विंग करता रहता है, कौन, झूला, ठीक है, इस तरीके से स्विंग करता रहता है, जैसे कि पेंडुलम स्विंग करता है, जैसे कि पेंडुलम स्विंग करता है। ये इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है झूले की, ये झूले की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो जैसे ही ये व्यक्ति झूलेगा तो इस झूले की अपनी क्या है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ इधर, यानी इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। इसे बैक एंड फोर्थ मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है, इधर से उधर, इधर इर्द गिर्द, इर्द गिर्द, यानी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के लेफ्ट और राइट में इस तरीके से पेंडुलम की तरह ये ऑसिलेट करेगा, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता है वैसे ही। तो ध्यान रखिए झूले की अपनी क्या है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी की से ये बैक एंड फोर्थ क्या करेगा, ऑसिलेशंस करेगा, कौन, झूला, झूले के ऑसिलेशंस होंगे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, ऑसिलेशंस होंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। इफ द चाइल्ड पुल्स ऑन द रॉप, ठीक है, यदि चाइल्ड क्या कर लेता है, रस्सी को खींचता है, एट रेगुलर इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोल्स इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विंगिंग, ठीक है। तो ये जो रस्सी है झूले की, इस रस्सी को पुल किया बच्चे ने, ठीक है, इस रस्सी को पुल किया, भाई ये बच्चा अभी इस पर बैठा हुआ नहीं है मान लीजिए, तो केवल इसके ऊपर बैठने का जो पटरी होता है वो रखा हुआ है, ठीक है, एक लकड़ी का बना लेते हैं, उसको यहाँ पर रख देते हैं, पटली जिसको कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस पर कोई नहीं बैठा है, अब इस पटली को एक तरफ ले जाकर के आप छोड़ दीजिए, तो ऐसे ही ये स्विंग करेगा, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से स्विंग करेगा। लेकिन जैसे ही आप इस रॉप को, झूले की रॉप को एक तरफ पुल करोगे, एक तरफ पुल करोगे, और जो पुल कर रहे हो आप, पुल जो कर रहे हो झूले की रस्सी को, यदि उस पुल का जो फ्रीक्वेंसी है, इस पुल करने का जो फ्रीक्वेंसी है, पुल का जो फ्रीक्वेंसी है, यदि झूले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, तो ये जो झूला है बेटा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, स्विंग करेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ स्विंग करेगा। और जब इस स्विंगिंग का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, रेजोनेंस कहेंगे,
ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें, इफ द चाइल्ड पुल्स ऑन द रॉप एट रेगुलर इंटरवल पर जब चाइल्ड बच्चा रॉप को खींचता है तो जो फ्रीक्वेंसी है पुल की वो यदि सेम होती है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विंगिंग के, झूले की फ्रीक्वेंसी से यदि मैच कर जाती है पुल की फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में झूले का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगा, लार्ज मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, और इसी फिनोमिना को हम कहेंगे रेजोनेंस। एक और एग्जाम्पल है, देखिए डेली लाइफ में ये एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलता है और आपने ऐसा किया भी होगा। क्या है एग्जाम्पल, ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ ए रेडियो और टेलीविजन सेट। रेडियो और टेलीविजन सेट को आप ट्यून करते हो या नहीं, आजकल डीटीएच आ गया, ठीक है। अब डीटीएच में भी तो आप चैनल लगाते हो ना, कि भाई मान लीजिए डीडी न्यूज है, इस नंबर पर आता है, हर एक एयरटेल डिश है या जियो टीवी का डिश है या कोई और डिश है, टाटा स्काई है, सभी में चैनल का नंबर अलग अलग है, तो सभी को क्या नंबर बटे हुए हैं कि इतने नंबर पर ये चैनल आएगा, इतने नंबर पर ये चैनल आएगा। और जो भी चैनल है ना बेटा, जैसे डीडी न्यूज है या आज तक है या जो भी चैनल है, वॉट एवर इज द नेम ऑफ द चैनल, ईच एंड एवरी चैनल हैज इट्स ऑन फ्रीक्वेंसी। सभी चैनल्स का अपना अपना फ्रीक्वेंसी है ब्रॉडकास्ट करने का। अपलिंक और डाउनलिंक होता है सभी का। क्या होता है, अपलिंक और डाउनलिंक। देखिए जो भी ये सिस्टम चल रहा है, आप कहीं भी आजकल डीटीएच लगाते हो और चैनल देखने को मिल जाता है, ये किससे चल रहा है, सैटेलाइट से चल रहा है। ये मान लीजिए सैटेलाइट है, ये क्या है बेटा, सैटेलाइट है, और यहां से आप मान लीजिए ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, ये एंटीना है, ब्रॉडकास्ट एंटीना है, ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है यहाँ से प्रोग्राम, और ये रिसीवर है। क्या है ये बेटा, रिसीवर है। रिसीवर तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये जो सिग्नल जा रहा है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से ऊपर की तरफ, जो सिग्नल जा रहा है सैटेलाइट को, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से सैटेलाइट को जो सिग्नल जा रहा है, इसे हम कहते हैं अपलिंक। क्या कहते हैं, अपलिंक। और इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। वैसे ही जब सैटेलाइट से ये सिग्नल जब अर्थ को रिसीव होगा, ठीक है, अर्थ पर रिसीव होगा। अब अर्थ, मैंने तो यहाँ पर एक रिसीवर लिया है, ऐसे बहुत सारे रिसीवर हो सकते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो इस ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग में सेंडर तो वन होता है लेकिन रिसीवर एक से ज्यादा होते हैं। तो ये ब्रॉडकास्टिंग में जो ये सिग्नल सैटेलाइट से जमीन पर आ रहा है, इसे कहते हैं डाउनलिंक। इसे क्या कहते हैं, डाउनलिंक कहते हैं। और इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और अपलिंक की फ्रीक्वेंसी अपनी होती है। तो जितने भी चैनल्स हैं ना बेटा, जैसे डीडी न्यूज है, डीडी न्यूज जो ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी, अपलिंक फ्रीक्वेंसी अलग होगी डीडी न्यूज की, और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी अलग होगी। वैसे ही डिफरेंट चैनल्स की अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, यानी फ्रीक्वेंसी अलॉटेड है कि आपको इस फ्रीक्वेंसी पर आप अपने प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये चैनल, अब आपको मान लीजिए टीवी पर डीडी न्यूज देखना है, टीवी पर क्या देखना है बेटा, डीडी न्यूज देखना है, तो आप क्या करेंगे, रिमोट से नंबर सेट करेंगे। डीडी न्यूज जितने नंबर पर आता है उतना नंबर आप रिमोट से सेट करेंगे। इसका मतलब आप रिमोट से कर क्या रहे हो, आजकल तो डिजिटाइजेशन हो गया ना, तो रिमोट से आप कर क्या रहे हो बेटा, आप रिमोट से फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हो। किसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हो, रिमोट से जो सिग्नल है, जो 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 प्रोग्राम है उसका जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी को आपके डीटीएच की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हो। जैसे ही मैच होगा तुरंत वो चैनल आपको देखने को सुनने को मिल जाएगा। पहले के जो रेडियो होते थे बेटा, रेडियो की यदि मैं बात करूं, ट्रांजिस्टर जिसको आप कहते हो, रेडियो में ऐसे ऊपर एक स्केल बना रहता था और यहाँ पर दो नॉब्स होती थी। क्या होती थी, नॉब्स होती थी, इसको घुमाते थे। इसको एक वॉल्यूम का होता था और एक चैनल सेट करने का होता था। अब मान लीजिए आपको विविध भारती सुनना है, तो वॉल्यूम वाले को नहीं छेड़ेंगे, हम किसको छेड़ते हैं, चैनल वाले को। उसको घुमाते जाते हैं जगह जगह। जैसे आप एफएम सेट नहीं करते हो, एफएम में चैनल स्कैन करते हो, एफएम में भी तो चैनल स्कैन करते हो ना, मोबाइल पर जब आप एफएम सुनते हो तो उसके चैनल स्कैन करते हो। अब आप एफएम में देखते हो कि 88 मेगाहर्ट्ज से और 10 मेगाहर्ट्ज के बीच में सारे चैनल्स होते हैं। ये रेंज है फ्रीक्वेंसी का। ये बंटवारा जो है लीगल तरीके से होता है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। तो हर किसी फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं कर सकता, उसको सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। तो रेडियो में जिसकी हेल्प से आप चैनल को सेट कर रहे हो उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। क्या होता है ये,
कैपेसिटर होता है। कैसा कैपेसिटर? वेरिएबल कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू को बदला जा सकता है। तो घुमा रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हो, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हो, और कैपेसिटेंस को चेंज करके आप वही मैंने बताया था आपको, ये कंडीशन सेटअप करने की कोशिश कर रहे हो। कैपेसिटेंस चेंज करके आप एक्सएल को एक्ससी के बराबर लाना चाह रहे हो। जैसे ही एक्सएल बराबर एक्ससी होगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, मान लीजिए विविध भारती आप सुन रहे हो, तो विविध भारती की फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच करेगी इस रेडियो की फ्रीक्वेंसी से, रेडियो के अंदर सर्किट होता है, तो रेडियो का जो रिसीवर है, रेडियो के रिसीवर से जैसे ही विविध भारती की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तुरंत आपको रेडियो पर विविध भारती चैनल सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि उस समय एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाएगा। या फिर कहें कि जो विविध भारती की फ्रीक्वेंसी है, चैनल की फ्रीक्वेंसी है, वो रेडियो के सर्किट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया। ठीक है, तो एक्सएल बराबर एक्ससी यानी रेजोनेंस हो जाएगा, और उस समय आपको चैनल जो है एकदम क्लियर सुनाई देगा। ठीक है, और ज्यादा क्लियर करना है तो क्वालिटी फैक्टर होता है एक क्यू, जिसे हम क्यू कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर, इसको इंप्रूव करना होता है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है ये हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रेजोनेंस करते हैं सर्किट में, रेजोनेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये बात हुई कैसे हम टेलीविजन और रेडियो को सेट करते हैं। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इसमें। द एंटीना ऑफ ए रेडियो, जो एंटीना होता है रेडियो का, वो एक्सेप्ट करता है सिग्नल को फ्रॉम मेनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। अब एंटीना जो रिसीव कर रहा है ना बेटा सिग्नल को, वो बहुत सारे चैनल्स को रिसीव कर रहा है। विविध भारती भी है, माई एफएम भी है, रेडियो मिर्ची भी है, बहुत सारे चैनल हैं जिनको वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब आपको एक पर्टिकुलर चैनल सुनना है। अब पर्टिकुलर चैनल सुनना है तो जैसे मैंने अभी बताया, आपको वेरिएबल कैपेसिटर को घुमाना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा सर्किट को। The signal picked up in the antenna acts as a source in the tuning circuit of the radio, so the circuit can be driven at many frequencies. तो सर्किट कई फ्रीक्वेंसीज पर, भाई एंटीना जो होता है रेडियो का या टेलीविजन का, जो जिसको आप डीटीएच कह रहे हो, वो तो बहुत सारे सिग्नल रिसीव कर रहा है। अब आपको तो एक पर्टिकुलर सिग्नल सुनना है या देखना है, तो उसके लिए आपको रेडियो के अंदर जो बटन होता है, एक नॉब होती है जिसको आप वेरिएबल कैपेसिटर कहते हो, उसको ट्यून करना पड़ता है। तो रेडियो को ट्यून करने के लिए आप उस कैपेसिटर से कैपेसिटेंस को बदलते हो, कैपेसिटर से कैपेसिटेंस बदल करके आप रेजोनेंस की कंडीशन सेटअप करते हो, यानी उस पर्टिकुलर चैनल की फ्रीक्वेंसी को अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी से मैच कर देते हैं। तो ट्यून करते हैं हम सर्किट को, ट्यून करते हैं, इस तरीके से ट्यून करते हैं कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है सर्किट की, वो इक्वल हो जाए किससे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो सिग्नल रिसीव्ड। जो सिग्नल आप रिसीव कर रहे हो उससे मैच हो जानी चाहिए सर्किट की फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही मैच होगी, तुरंत सर्किट में जो एम्पलीट्यूड है करंट का वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और जो सिग्नल है वो आपको पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन का जो सिग्नल है, विविध भारती है या रेडियो मिर्ची है या जो भी चैनल है, वो आपको क्लियर सुनाई देगा रेजोनेंस के समय। तो आप रेडियो को ट्यून करने में भी रेजोनेंस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे रेजोनेंस के, तो अब हम रेजोनेंस को डिफाइन कर सकते हैं बेटा। तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज ए फिनोमिना, रेजोनेंस इज ए फिनोमिना, resonance. So we may define resonance as a phenomena which occurs in series LCR circuit, जो कि किस में होता है? LCR सर्किट में, जरूरी नहीं है सीरीज हो, पैरेलल में भी होता है। ठीक है, which occurs in series LCR circuit when the value of inductive reactance is equal to the capacitive reactance। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस XL की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के बराबर हो जाएगी, तो रेजोनेंस होता है सर्किट में, यानी XL इज इक्वल टू XC क्या हो जाएगा बेटा? ये रेजोनेंस कंडीशन कहलाएगा। तो फॉर रेजोनेंस हम लिखें, फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए? कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाना चाहिए। जैसे ही XL बराबर XC होगा बेटा, जैसे ही XL का वैल्यू XC के बराबर होगा, तुरंत सर्किट में क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा। और XL को हम क्या लिखते हैं? ओमेगा L, आप सब जानते हो। और XC को क्या लिखते हैं? 1/ओमेगा C लिखते हैं, ये बात भी आप सब जानते हो। अब यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा R, ये ओमेगा R क्या है? ओमेगा R इज नथिंग बट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हर एक सर्किट का अपना अपना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान दीजिएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है हर एक सर्किट का।
ठीक है। और जैसे ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, तुरंत क्या हो जाएगा, सर्किट में रेजोनेंस हो जाएगा। तो ओमेगा की जगह ओमेगा आर रख दें, ठीक है, रेजोनेंस के समय। तो ओमेगा आर एल इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये 1/ओमेगा आर सी लिखा जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा आर को इधर ले जाए, एल को इधर ले आए, तो 1/LC, ठीक है। या फिर ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√LC। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई ओमेगा आर। और चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा आर को आप जानते होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 2π μr, ठीक है, 2π न्यू आर ऐसे लिख सकते हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको ओमेगा ओमेगा होता है ना, आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, ठीक है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, एफ की जगह हमने क्या ले लिया, न्यू ले लिया, तो 2π न्यू। और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इसलिए आर ले लिया यहाँ पर। और ये किसके बराबर आ गई, 1/√LC। और यहां से फाइनली ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1/2π√LC। यही तो कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट की, ठीक है। क्या कहलाती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। यही क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रखिए, आर का मतलब रेजोनेंट होता है। तो कई बार ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एग्जाम में आता है। कैसे क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पूछता है बेटा कि डिफाइन रेजोनेंस एंड ऑल्सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब एक रेजोनेंस कर्व भी होता है, उसको भी जान लो थोड़ा सा। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, रेजोनेंस कर्व भी होता है। रेजोनेंस कर्व किसे कहते हैं, यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें, क्या प्लॉट करें, ग्राफ। ये लीजिए, एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, इसके एक्स एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस पर मैं ले लेता हूं फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है वाई, इस पर ले लेता हूं मैं करंट, क्या ले लेता हूं, करंट, ठीक है। तो जो आई और ओमेगा, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच जो ग्राफ आता है ना बेटा, वो इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, इस तरीके का ग्राफ आता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। और जैसे ही रेजिस्टेंस अलग अलग करोगे ना आप सर्किट में, वैसे ही इसकी जो ऊंचाई है, पीक है सर्किट का, वो अलग अलग हो जाएगा। ये मान लीजिए, ये मान लेता हूं रेजिस्टेंस R1 के लिए है, ये रेजिस्टेंस R2 के लिए है, ये रेजिस्टेंस R3 के लिए है। R3 सबसे ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस है, R2 सबसे उससे कम है, और R1 सबसे कम रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगा सर्किट में, करंट सबसे ज्यादा आ जाएगा। करंट क्या आ जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। कब ज्यादा होगा करंट सर्किट में, जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा आर के बराबर होगा, यानी रेजोनेंस होगा तो सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, IM हो जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है रेजोनेंस कर्व। ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो, इसकी जो हाइट है रेजोनेंस कर्व की, ये कम होती चली जाती है, यानी मैक्सिमम करंट कम हो जाएगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा यदि करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम रखना पड़ेगा, सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम रखना पड़ेगा, ठीक है। सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम रखना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो आगे ये तो कहलाता है रेजोनेंस कर्व। अब हम इसी को आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम बात करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की और क्वालिटी फैक्टर की, तो उसमें हम इसको और दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो एवरेज पावर कंजम्पशन है वो कितना होता है सीरीज LCR सर्किट के लिए, डिफरेंट केसेज हमने डिस्कस किए। उसके बाद में मैंने आपसे बात की कि जो सीरीज LCR सर्किट होता है उसमें रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस को हमने डिफरेंट एग्जाम्पल से समझा, रेजोनेंस कंडीशन डिराइव की, रेजोनेंस कंडीशन के बाद में हमने रेजोनेंस कर्व डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा से देखिएगा जिससे कि और आपको क्लियर हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।